हम लोगों ने पहले सत्र में विश्व व्यापार संगठन समझौता और कृषि विषय पर होने वाले दुष्प्रभाव, खासकर किसानों के ऊपर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में थोड़ी बात किया। अभी विश्व व्यापार संगठन समझौते में, जैसा मैंने आपसे कहा, लगभग 2000 शर्तें हैं। 2000 में से कुछ कृषि विषय की शर्तों पर सभी बात हुई। उसी विश्व व्यापार संगठन समझौते में एक शर्त है जिसके आधार पर हमारे देश की सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर देश में लागू करने का फैसला किया। फिलहाल हमारे देश में 18 राज्यों ने मूल्य वर्धित कर लागू किया है 1 अप्रैल से 2005 से। बाकी 12 राज्यों ने मना कर दिया कि हम लागू नहीं करेंगे। हमारे देश में वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में WTO का जो समझौता है उसकी शर्त क्या है जिस पर सरकार जोर दे रही है। विश्व व्यापार संगठन समझौते में एक शर्त है कि टैक्स का ढांचा ऐसा होना चाहिए जो दूसरे देशों में किया हुआ है या बनाया हुआ है। अब दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए, WTO को जो साइन करने वाले देश हैं उनमें से अधिकांश देशों में वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सभी देशों में नहीं है। WTO एग्रीमेंट जिन्होंने साइन किया है उसमें से एक देश है अमेरिका, वहां पर वैट नहीं है। इसी तरह से WTO जिन्होंने साइन किया है उसमें से एक देश है इराक, वहां वैट नहीं है। ईरान में वैट नहीं है। ऐसे लैटिन अमेरिका के कई सारे देश हैं, वहां भी वैट नहीं है। लेकिन यूरोप के कई देशों में वैट है। फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ऐसे कई देशों में वैट है। तो हमारे देश में पहली बात जो वैट लाने के लिए सरकार के द्वारा कही गई है वो ये है कि चूंकि विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्त है इसलिए हमको वैट लाना है। शर्त क्या है कि जैसा दूसरे देशों में है, अधिकांश देशों में है, वैसा ही टैक्स की व्यवस्था आपको करनी है। तो अधिकांश देशों में वैट है तो भारत में भी वैट लाना है, ये एक शर्त है। अब हमारे देश की सरकार वैट के बारे में इतना तो कहती है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्त के अनुरूप हम वैट ला रहे हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन समझौते में ये नहीं है कहीं पर कि वैट लाना तो कैसे लाना, किन आधारों पर लाना, उसका टैक्स रेट कितना रखना, उसके कितने स्लैब बनाना, उसमें कितने क्लासिफिकेशन करना, उसमें पेनल्टी क्या होना, उसमें पनिशमेंट क्या होगा, उसमें प्रमोशन के लिए क्या होगा, ये सब कुछ नहीं है WTO की कंडीशन। बस एक ही बात इसमें लिखी हुई है कि जैसा दूसरे देशों में है वैसा ही वैट भारत में आप लाइए। अब सरकार क्या कर रही है, आधा सच बोल रही है और आधा छुपा रही है। जैसा दूसरे देशों में है वैसा वैट लाइए, ऐसा उसमें है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार वैट तो ला रही है लेकिन दूसरे देशों जैसा नहीं ला रही। दूसरे देशों में जो वैट है उनकी कंडीशंस अलग हैं बिल्कुल भारत की तुलना में। 123 देशों में जहां जहां वैट है वहां सभी जगहों पर सरकारों ने सारे तरह के दूसरे टैक्स खत्म करके वैट लाया है। भारत देश की सरकार दूसरे सभी टैक्सों के साथ वैट ला रही है। सबसे बड़ा अंतर ये है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क, नॉर्वे, लैटिन अमेरिका के देश हैं, कुछ अफ्रीका के देश हैं, सब जगह जहां जहां वैट है वहां कोई भी देश में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं है, केंद्रीय उत्पाद कर नहीं है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं है, राज्य उत्पाद कर नहीं है, सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं है, CST नहीं है, SST नहीं है, राज्य बिक्री कर नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं है, रोड टैक्स नहीं है, टोल टैक्स नहीं है, एग्जिट टैक्स नहीं है, एंट्री टैक्स नहीं है। ये सारे के सारे टैक्स सब खत्म कर दिए हैं, फिर उन्होंने वैट को लागू किया। हमारे भारत देश की सरकार
ये सारे टैक्सों के साथ वैट को लागू कर रहे हैं। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप जब सारे टैक्स खत्म कर दें, उसके बाद एक टैक्स लाएं तो बहुत लाभ होता है। सरकार को भी लाभ होता है, जनता को भी लाभ होता है। जनता को लाभ क्या होता है? चीजें सस्ती हो जाती हैं। जब टैक्स कम लगेंगे, एक ही टैक्स लगेगा। आप कल्पना करो कि एक किसी वस्तु पे 14-15 टैक्स हैं, फिर वो सब हटाकर एक ही टैक्स आ जाए तो वस्तु सस्ती होने वाली है। और वस्तुओं के सस्ते होने से बिक्री ज्यादा होती है। बिक्री ज्यादा होती है तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है। टैक्स ज्यादा मिलता है तो खजाने में पैसा ज्यादा आता है। तो जब बहुत सारे टैक्स खत्म करके एक टैक्स लाया जाता है तो सरकार को बहुत लाभ होता है और जनता को भी लाभ होता है। जो व्यापार करने वाला वर्ग है उसको भी लाभ होता है, सबको लाभ होता है। तो जिन 123 देशों ने वैट लाया है भारत से पहले, उन सभी ने अपने सभी तरह के दूसरे टैक्स खत्म करके वैट लाया है। 2 तरह के टैक्स दुनिया में होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का माने जो सीधे आपसे ले लिया जाए, ऐसा टैक्स डायरेक्ट है। तो प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में 2 ही कर आते हैं, 2 ही टैक्स आते हैं। एक तो इनकम टैक्स होता है, आयकर होता है। दूसरा होता है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम टैक्स ही है, लेकिन वो कंपनियों के ऊपर लगता है, और इनकम टैक्स जो है व्यक्तिगत लोगों पर लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स दुनिया में 2, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ढेर सारे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, माने केंद्रीय उत्पाद कर, वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे सीएसटी, केंद्रीय बिक्री कर, जैसे एसएसटी, राज्य बिक्री कर, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो दुनिया के सभी देशों ने जहां भी वैट लाया है और वैट बहुत सफल है और वहां की जनता बहुत प्रसन्न है वैट से, सरकार बहुत प्रसन्न है, वो देश हैं जिन्होंने बाकी सब टैक्स हटा के एक टैक्स लाया, वैट। हमारे देश की सरकार क्या करने जा रही है कि सारे के सारे टैक्सों को रखने के बाद वैट ला रही थी। इसका माने कोई टैक्स कम नहीं हो रहा है, बल्कि एक नया टैक्स बढ़ने जा रहा है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम सीधा सीधा ये है कि वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। हमारे भारत देश में जिन राज्यों में 1 अप्रैल 2005 से वैट आया है, उनकी संख्या 18 है। उन राज्यों में पिछले 4-5 दिनों में वस्तुओं के दाम 15 से 20% बढ़ गए हैं। जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, सबके दाम बढ़े हैं 15 से 20%। और ये तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार तो ऐसी चीजें हैं जो एक खास वर्ग के लिए है। साधारण वर्ग के लिए काम आने वाला गेहूं का आटा, उसका भाव बढ़ गया। चने का आटा माने बेसन का भाव बढ़ गया है। मिर्ची का भाव बढ़ गया, धनिये का बढ़ गया, जीरे का बढ़ गया, पुदीने का बढ़ गया। रोज घर में काम आने वाले मसाले हैं, उनका भाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले तो टैक्स थे ही, उसके साथ एक और आ गया, वैट। तो इसलिए यहाँ महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो लोगों को तकलीफ होगी। वैसे ही इस देश में बहुत ज्यादा टैक्स हैं, वैट आने के बाद तकलीफ और बढ़ने वाली है। क्यों? हमारे भारत में क्या होता है और दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है? दूसरे देशों में जहां भी वैट है, वहां पर वैट जो है ना, सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का माने एक बार लेने वाला, एक बार दिया जाने वाला। भारत में जो वैट आया है वो बहुत सारे बिंदुओं पर आ रहा है, मल्टीपल पॉइंट है। हमारे यहाँ वैट कैसा है? वैट का मतलब है वो कोई वस्तु को जितनी बार आप बेचो उतनी बार उस पर टैक्स। कोई वस्तु को आप जितनी बार बेचो उतनी बार टैक्स। जैसे मैंने इनसे कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, तो इन्होंने मुझे बेची, तो ये उस पर टैक्स भरेंगे वैट। अब वो वस्तु को मैं इनको 150 रुपए में बेचूं तो मैं भरूंगा फिर वैट। ये 150 रुपए से 200 में उनको बेचे, ये फिर भरेंगे उस पर टैक्स। वो किसी को और 300 रुपए में बेचे, फिर भरेंगे। तो जितनी बार वो बिकती रहेगी उतनी बार उस पर टैक्स लगता रहेगा। भारत में इस तरह का वैट आ रहा है। दूसरे देशों में क्या है? जब इन्होंने मुझे वो वस्तु बेची,
एक बार इन्होंने टैक्स दे दिया तो आगे वो कितनी भी बार बिके उस पर कोई वैट नहीं। तो जिन देशों में सिंगल पॉइंट वैट है वहां बहुत मजा है, एक ही बार देना है टैक्स, तो व्यापारी भी खुश है, ग्राहक भी खुश है, उत्पादन करने वाला भी खुश है। और भारत में जो आ रहा है वो मल्टीपल पॉइंट से आ रहा है, जितनी बार बेचते जाओ उतनी बार टैक्स देते जाओ। तीसरा, जिन देशों में वैट है उन देशों की सरकारों ने एक नियम बना रखा है और वो बहुत अद्भुत नियम है। भारत में ऐसे नियम की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या सपने में सोच सकते हैं। सभी देशों में जहां वैट है वहां नियम ये है कि व्यापारी जब वैट भरता है तो उसका पूरा खाता सरकार के पास और व्यापारी के पास रहता है। आपने इस साल मान लीजिए $10,000 टैक्स दिया, पिछले साल आपने $20,000 दिया, उसके पहले $50,000 दिया, आपका टैक्स पूरा जमा होता चला जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता रहेगा हर साल। तो सर्टिफिकेट में लिख दिया जाएगा कि अब तक आपका इतना टैक्स आप दे चुके हैं। ये फिर क्या होता है कि जिस दिन आपको कोई तकलीफ आई, तकलीफ क्या आई, मान लीजिए आपका व्यापार चौपट हो गया, चौपट होने के कई कारण है। मान लीजिए सुनामी, भूकंप आ गया, उसमें आपकी दुकान डूब गई या आपकी फैक्ट्री डूब गई या भूकंप आ गया, जलजला आ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो आपने जो टैक्स भरा है वो पूरा का पूरा आपको वापस मिलेगा। क्यों? आपको दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए। सभी यूरोप के देशों में वैट जो है ना इस हिसाब से लगता है। माने वैट देने वाले व्यापारी को मालूम है कि उसका दिया हुआ टैक्स का एक एक पैसा सुरक्षित है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको मिल जाएगा। जरूरत नहीं है तब तक सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है और सरकार उस पर आपको ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट पे कर। ब्याज की दर क्या है? अनेक अनेक देशों में अनेक अनेक दरें हैं। सामान्य रूप से सबसे कम ब्याज की दर है 1.5% और सबसे अधिक ब्याज की दर है 5.5%। माने आपका दिया हुआ टैक्स एक तरह से आपके बैंक के अकाउंट में रखा हुआ धन है, जिस पर बैंक आपको ब्याज भरती है, वैसे ही सरकार आपको ब्याज देती है। आपका दिया हुआ टैक्स बैंक के अकाउंट में रखा हुआ धन है, जिसको जब चाहे आप निकाल सकते हैं, जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत बस ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकार कन्विंस हो। मैंने क्या कहा आपसे, अगर आपको कोई नुकसान नहीं है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई नुकसान हो गया है तो सरकार खुद आपको बुलाकर सारा दे देगी कि अब आप इससे दोबारा व्यापार शुरू करिए, और जब आप दोबारा वैट देने लायक हो जाए तो फिर आप जमा करवाते जाइए। ये व्यवस्था भारत में ऐसी आप कोई कल्पना कर सकते? हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में पिछले 57 साल में सरकारों ने जितने टैक्स लिए हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई सरकार आपके दिए हुए पैसे को वापस आपको दे दे उपयोग करने की? यहाँ की सरकार को जौं की तरह से खून जैसे पीते रहना, पीते रहना, पीते रहना, उस स्थिति में वापस देने की तो कोई कल्पना नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात कि जिन देशों में वैट है, खासकर यूरोप के देशों में दुनिया में सबसे पहले वैट आया, दुनिया में सबसे पहला वैट लगाने वाला देश है जर्मनी। तो उन देशों में जो दर है, टैक्स की दर, वो अधिक से अधिक मैक्सिमम 6%, 6% से ज्यादा कोई भी वस्तु पर वैट नहीं है। भारत में क्या है? भारत में अधिक से अधिक वैट की दर 20%। आपको मालूम है भारत में वैट की दर के 4 स्लैब हैं। एक है जिस पर 0 वैट है, एक है जिस पर 4.5% वैट है, एक है जिस पर 12.5% वैट है, और चौथी एक स्लैब है जिसमें 20% है। 20% वाली जो वस्तुएं हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, एलपीजी है, सीएनजी है, यूरिया है, डीएपी है, सुपर फॉस्फेट है। ये यूरिया, डीएपी सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो इन पर 20% के हिसाब से है। और वहां देशों में 6% से ज्यादा कहीं भी नहीं है। जर्मनी में हाईएस्ट टैक्स रेट है वैट का, वो 6%। तो वहां से 6% है
और वो भी एक बिंदु पर है, एक बार देख लिया दुनिया छुट्टी हो गई। यहाँ 20% है और बार बार है। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले हिसाब निकाला, हिंदुस्तान में क्या होता है, सामान्य रूप से कोई वस्तु कारखाने में जब बनती है और ग्राहक तक पहुंचती है, उसके पहले वो 3, 4, 5 हाथों में से गुजरती है। स्टॉकिस्ट के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, एरिया रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास आया, और भी एक आध इसमें बीच की कड़ी हो सकती है। तो यहाँ सामान्य रूप से 4-5 हाथों में गुजरकर वस्तु ग्राहक तक पहुंच रही है। तो यहाँ क्या होगा, बार बार वैट लगेगा। तो 20% वाली वस्तु में मैंने हिसाब जोड़ा है, तो वैट की दर अगर 4 जगह हम मान लें, 4 स्थानों से गुजरती है, तो 34% तक आता है वो टैक्स, 20% वाली क्लासिफिकेशन, और वहां से 6% आता है। तो उनके यहाँ क्यों वैट सफल है और यहाँ सफल होने की संभावना क्यों नहीं है, उसका ये एक मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। और इससे भी ज्यादा महत्व की एक और बात है कि जिन देशों में वैट का कानून लागू है, उन देशों में कानून को लागू करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वे टैक्स इकट्ठा करें और खजाने में जमा करें, बाकी कोई अधिकार नहीं। बाकी सब उनकी ड्यूटीज है, राइट्स कुछ नहीं। आप ड्यूटीज और राइट्स में अंतर समझते, कर्तव्य है, अधिकार कुछ नहीं। वहां तो उनको अधिकारी भी नहीं कहा जाता है, टैक्स कलेक्टर कहा जाता है, ऑफिसर नहीं है, कलेक्टर है। और उनके यहाँ कलेक्टर के पास कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आपके पास आए और आपके पास जो वैट की धनराशि है वो लेके सरकार के खजाने में जमा कर दे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत में क्या है, भारत में जो टैक्स कलेक्टर है उसको सब तरह के अधिकार सरकार ने दे दिए। कैसे कैसे अधिकार दे दिए हैं, जैसे वैट को लागू करवाने वाला जो अधिकारी है वो कौन होने वाला है, वो सेल्स टैक्स ऑफिसर होने वाला है, या सेल्स टैक्स कमिश्नर, या सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर। माने सेल्स टैक्स का जो विभाग था, बिक्री कर विभाग, उसी को सरकार अब वैट की जिम्मेदारी देने जा रही है। तो जो वैट इकट्ठा करेगा उसको अधिकार क्या क्या है, दूसरे देशों में तो कुछ नहीं है सिवाय रकम इकट्ठा करके खजाने में भरने के, इतना ही है। हमारे यहाँ क्या क्या है, हमारे यहाँ कोई भी अधिकारी जो वैट ले रहा है वो कभी भी आपकी दुकान में आ सकता है और आपका कैश चेक कर सकता है। आपका जो गल्ला है, रकम जहां आप रखते हैं, कैश बॉक्स है, उसको खोलकर चेक कर सकता है, नोट गिन सकता है कि इसमें कितना रखा हुआ। फिर आपके गल्ले में जितना कैश है उसके हिसाब से आपके पास सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। मान लीजिए मेरे गल्ले में 10,000 रुपए निकला, तो 10,000 रुपए का मैंने क्या बेचा है सवेरे से अभी तक, वो सभी रिकॉर्ड होने चाहिए, चाहे उसमें 10 पैसे की चीज बेची हो या 10,000 की बेची हो। अगर वो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, उसी क्षण वो जुर्माना करेगा, और जुर्माने की न्यूनतम धनराशि 10,000 रुपए। माने अगर 10 पैसे का आपने लेन देन किया है और उसका कागज बराबर नहीं है आपके पास, तो 10,000 का जुर्माना कर सकता है। आगे अगर आप उसका 10,000 रुपए का जुर्माना उसने किया तो उसका वो टाइम देगा कि 3 दिन में भरना, या 2 दिन में भरना, या 5 दिन में भरना, और आपने नहीं भरा तो उसको क्या अधिकार है, वो आपके घर की मोटरसाइकिल उठा के ले जाएगा, स्कूटर उठा के ले जाएगा, साइकिल उठा के ले जाएगा, कार उठा के ले जाएगा, उसको बेचकर 10,000 रुपए निकाल लेगा। ये उसको अधिकार है। और इसके भी आगे अगर आपने जुर्माना नहीं भरा तो वो आपके बैंक में जा सकता है। बैंक में आपका कोई खाता चलता है तो बैंक को ये कंपल्शन किया है बैंक में कि व्यापारियों के सारे खाते वैट ऑफिसर के सामने वो डिस्क्लोज करें। बैंक इसके लिए बाध्य है। तो बैंक के खाते आपके चेक करेगा, उसमें अगर 10,000 से ज्यादा रकम है तो निकाल लेगा और आपका जुर्माना फट गया, आपको बता दिया जाएगा कि आपके खाते से निकलवा लेगा।
और अगर बैंक में नहीं मिला कुछ तो आपके घर चला जाएगा, आपके घर का लॉकर तोड़वा सकता है, उसमें अगर गहने रखे हैं आपकी पत्नी के तो उनको ले जाकर बेच लेगा। आपके घर में अगर कोई भी संपत्ति उसको मिल जाए जिसकी कीमत 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, उसको ले जाके बेच के वो अपना जुर्माना वसूल ले। और मान लो कुछ भी नहीं है आपके घर में और उसको जुर्माना वसूलना है, आप घर से भागे हुए हैं, तो आपकी गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू करा सकता है। और गिरफ्तारी में आप नहीं हो पाए पेश तो आपकी पत्नी की गिरफ्तारी करा सकता है। पत्नी नहीं है अगर आपके घर में, आपकी बहन है, बहन की गिरफ्तारी करा सकता है। बहन नहीं है मान लो, बहन के पति हैं, उनकी गिरफ्तारी करा सकता है। अगर आपके घर में आपकी बेटी है, बेटी शादीशुदा है और उसका पति है माने आपका जमाई, वहां तक गिरफ्तारी करवा सकता है। इतने अधिकार टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को दिए हुए। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि ये सारे अधिकार एक ऐसे डिपार्टमेंट को दिए जा रहे हैं जो महाभ्रष्ट है या महाहरामखोर। आप जानते हैं कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार और कितने घोटाले होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने टीवी पर देखा था, आज तक न्यूज चैनल में, कि दिल्ली का जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, जहां कमिश्नर रैंक का अधिकारी बैठता है, दिल्ली की सरकार के नाक के नीचे वहां 84 अधिकारी हैं, बिना रिश्वत के फाइल भी इधर से उधर नहीं करते हैं। और उस सेल्स टैक्स ऑफिस में गजब का समाजवाद है, सोशलिज्म वहीं पे है। दुनिया में अगर कहीं सोशलिज्म है तो सेल्स टैक्स विभाग में है, दिल्ली में। वो कैसा सोशलिज्म है? अधिकारी जब सवेरे दफ्तर में आता है तो अपनी सारी जेब झाड़ के आता है, 1 रुपया उसमें नहीं होगा जेब में, 10 पैसा भी नहीं होगा, सारा झाड़ के आएगा, माने खाली जेब आएगा। उसके बाद जब शाम को वापस जाता है तो क्लर्क ग्रेड के अधिकारी के पास कम से कम 2,500 से 3,000 होता है और कमिश्नर रैंक के अधिकारी के पास 50-60 हजार से आगे कुछ भी हो सकता है। ये आज तक टीवी चैनल में हमने देखा। और होता क्या है कि ये सब कर्मचारी इकट्ठे होके पैसा वसूलते हैं। फाइल के रेट फिक्स हैं, इस मेज से इस मेज तक फाइल आएगी तो इतना रुपया, यहाँ से यहाँ आएगी तो इतना, यहाँ से यहाँ आएगी तो इतना, तो सब पैसा वसूलते हैं। इकट्ठा हुआ पैसा शाम को 5 बजे पूरी किया जाता है। देखिए समाजवाद कितना जोरदार है वहां पे सोशलिज्म। जिस अधिकारी ने रिश्वत खाई है, घूस खाई है पूरे दिन में, शाम को 5 बजे एक मेज पर वो पूरा पैसा निकाल के इकट्ठा करते और गिनते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में नियम यह है कि कमिश्नर को ज्यादा, उससे नीचे को कुछ कम, उससे नीचे को कुछ कम, अंत में चपरासी को भी मिलता है। तो रोज शाम को वो अधिकारी जब घर जाते हैं तो सामान्य क्लर्क की जेब में 3-3.5 हजार तक होता है और कमिश्नर की जेब में 50,000 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। ये रोज का है दिल्ली के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का। और अगर दिल्ली में ये हाल है जहां केंद्र सरकार की राजधानी है और जहां राज्य सरकार की राजधानी है, वहां इतना खुलेआम अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में तो क्या होता होगा। ऐसे भ्रष्टाचारी हरामखोर अधिकारियों को इतने अधिकार दे देना वैसा ही है बंदर के हाथ में उत्तरा दे देना ताकि वो गला देखता रहे। अब इसमें क्या होने वाला है कि अधिकारी अगर आपसे खुन्नस खा गया तो रगड़ देगा, इतने अधिकार उसके पास। और मजे की बात यह है कि अधिकारी अगर गलती करे तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। वैट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। सेल्स टैक्स में तो आज ये है कि अगर अधिकारी ने गलती की तो आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। सेल्स टैक्स के अपने कोर्ट हैं, इनकम टैक्स के अपने कोर्ट हैं, आप वहां जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा ही सकते हैं। वैट का अधिकारी अगर आपके खिलाफ कुछ गलती किया तो आप उसकी शिकायत कहीं नहीं कर सकते, ऐसा कोई फोरम नहीं। सरकार कह रही है कि हम इस पर विचार करेंगे, थोड़े दिन में
कि ऐसी व्यवस्था बने, अभी तक नहीं है। और ऐसी स्थिति में अधिकारियों को सारे अधिकार दे देना, आपकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार, आपको वारंट इशू करने का अधिकार, गिरफ्तारी करवाने का अधिकार, आपके बैंक से पैसा निकालकर जुर्माना वसूल लेने का अधिकार, आपकी संपत्ति बाजार में बिकवाकर जुर्माना वसूल लेने का अधिकार, ये इतने खतरनाक अधिकार हैं जो कभी अंग्रेजों ने भी इस देश में किसी टैक्स कलेक्टर को नहीं दिए थे। वो भारत की सरकार वैट के अधिकारियों को दे रही है। अब इसमें मजे की बात यह है कि WTO की शर्तों में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। WTO में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जैसे दूसरे देशों में वैट है वैसे आप भी लाइए, लेकिन दूसरे देशों में इतना सरल और आसान वैट है वो यहां लाने की कोशिश है। और सबसे महत्व की बात, जिन देशों में वैट है, यूरोप में और यूरोप के पड़ोसी देशों में, वहां एक अद्भुत नियम है कि वैट इकट्ठा करने वाले किसी अधिकारी को सैलरी नहीं मिलती है, वो पगार नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, कमीशन मिलता है। आपने मान लीजिए $10,000 टैक्स इकट्ठा किया तो उसमें 1% कमीशन आपको मिला या 2% से ज्यादा कहीं नहीं। सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं है, इमोल्यूमेंट नहीं है, अलाउंसेस नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको कमीशन है। उस कमीशन की आमदनी से आपको अपना घर मेंटेन करना है। किसी भी वैट ऑफिसर को सरकार का घर नहीं मिलता। सरकारी बंगला जो मिलता है ना यहाँ, जैसे कमिश्नर है और ये सब है, किसी भी दुनिया के देश में वैट इकट्ठा करने वाले किसी अधिकारी को सरकारी घर नहीं मिलता। उनको अपने किराए के घर में रहना है या अपने घर में रहना है। सरकारी कार नहीं मिलती, अपनी कार रखनी है, उसका डीजल खर्चे मेंटेन करने हैं खुद। मोबाइल सरकार नहीं देती, मोबाइल अपना रखना है। टेलीफोन भी सरकार नहीं देती, आपको टेलीफोन का खर्चा खुद वहन करना। कोई सरकार सुविधा नहीं। सरकार आपको कमीशन दे रही है, उससे आप अपनी सुविधाएं बनाइए, मेंटेन करिए। और हर अधिकारी को एक एरिया बांट दिया जाता है, उतने एरिया में आप टैक्स इकट्ठे करते रहिए, अपना कमीशन उसमें से लेते रहिए, व्यवस्था चलाते रहिए। और उससे भी मजे की बात, 1 साल के बाद उस अधिकारी से टैक्स कलेक्शन का काम वापस लिया जाता है। 1 साल मिनिमम, अधिक से अधिक 3 साल, माने कम से कम 1 साल वो काम करेगा, अधिक से अधिक 3 साल। हर हालत में 3 साल के बाद उससे काम वापस लिया जाएगा। फिर अगर वही अधिकारी टैक्स कलेक्टर दोबारा वो काम करना चाहे तो सरकार की एक परीक्षा उसको पास करनी पड़ती है। सरकार एक इम्तहान लेती है उसका, उस इम्तहान में बैठने के लिए उसको एक सर्टिफिकेट लगता है, और वो सर्टिफिकेट उसको देने वाला कौन होता है? जो टैक्स भरने वाला नागरिक है, वो उसको सर्टिफिकेट बना के देता है। सर्टिफिकेट क्या देता है कि ये अधिकारी बहुत ईमानदार है, ये बहुत मेहनती है, ये बहुत कर्मठ है, ये अपशब्द नहीं बोलता है, इसको गुस्सा नहीं आता है, ये कभी गाली नहीं देता है, ये टैक्स अदा करने वालों के साथ इज्जत के साथ पेश आता है। ऐसे ऐसे उसमें 8-10 पॉइंट रहते हैं, आप उस पर टिक टिक करिए। जब वो उसमें सर्टिफिकेट लेके जाएगा, जमा करेगा, तब सरकार उसको दूसरी बार इम्तहान में बैठने की अनुमति देती है। ये व्यवस्था है। तो इसलिए वो जो टैक्स इकट्ठा करने वाला, उसके सिर पे हमेशा तलवार लटकती रहती है कि अगर मैंने थोड़ा भी बदतमीजी की तो मेरा PR करेक्टर सर्टिफिकेट गया। तो इसलिए वो कभी भी बदतमीजी नहीं करता टैक्स देने वालों के खिलाफ, न अपशब्द बोलता है, न गाली देता है, न बदतमीजी करता है, और न उनको हैरान परेशान करता है। कुछ देशों में ऐसा भी है, कुछ देशों में तो इम्तहान देना पड़ता है, लेकिन कुछ देशों में अद्भुत व्यवस्था है। ये जो नॉर्वेजियन कंट्रीज है, वहां क्या होता है कि टैक्स लेने वाले कलेक्टर को चुनाव लड़ना पड़ता है, इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है, और उसको मैक्सिमम वोट मिले तो दूसरी बार वो ये काम कर सकता है। और वोट उसको कौन देता है? जो टैक्स देने वाला है, वो उसको वोट देता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर वैट लागू है, और वहां बहुत सफल है। सफल होने के कारण मैंने आपको बता दिया, जनता बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जनता ऊपर है,
टैक्स लेने वाला नीचे। जनता थोड़ी भी नाराज हो गई तो अधिकारी की खैर नहीं, थोड़ी भी नाराज हो